नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और कल की तैयारी, जहां पर हम आपको कल के बाजार के लिहाज से तैयार करते हैं और बताते हैं क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए। इस खास पेशकश में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एंजल ब्रोकिंग के दिवांग शाह और हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपके पास आए बाजार की आज की चाल का विश्लेषण करने के लिए और साथ ही आईपी नंबर से बात करने के लिए। उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा हुआ है वो जान लेते हैं, जहां पर लगातार हमने देखा कि दूसरे दिन गिरावट के साथ बाजार में क्लोजिंग हुई है। अगर हम देखें तो मेटल, ऑटो, रियल्टी शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाया है। इसके अलावा निफ्टी 145 अंक गिरकर लगभग 17,500 के नीचे बंद हुआ है। और मार्केट में आज का पूरा एक्शन कैसा रहा, सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद बता रही हैं। आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी और हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवर द कोर्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स आपको एक रिकवरी दिखी, लेकिन बाजार क्लोज होने के पास उन्हीं लेवल्स के ऑलमोस्ट आसपास बंद हुआ निफ्टी के, जहां वो ओपन अप हुआ था। लेकिन शानदार रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दी, लगभग निचले लेवल से 500 पॉइंट्स तक रिकवरी देखने को मिली थी। बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया, लेकिन निफ्टी को ड्रैग किया आईटी पैक ने क्लियरली, मेटल पैक ने क्लियरली। पहले लूजर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो निफ्टी में जो टॉप गिरने वाले काउंटर में सबसे ऊपर हिंडाल्को था, क्योंकि जिस तरह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस मार्च के हाई से लगभग 18% अप डाउन हो गए, तो वहाँ एक क्लियरली आपको शॉर्ट्स बिल्ट होते हुए देखे। और उसके अलावा कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर क्लियरली दिखाई दिया। ग्रासिम में आप देख रहे थे कि लगातार कई दिनों से मूव स्ट्रॉन्ग थे, हालांकि अंबुजा सीमेंट, एसीसी, बाद में आपको सीमेंट स्पेस में लास्ट 1 आवर में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन ग्रासिम भी आज वन ऑफ द टॉप लूजर्स रहा। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, ये कुछ दूसरे काउंटर्स थे जहाँ निफ्टी में गिरने वाले काउंटर्स जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग किया। एफएनओ में इस स्पेस में भी आप बात करें तो वहाँ पर, लेकिन अगर आप गेनर्स की उससे पहले बात करें हम, तो बैंकिंग स्पेस ने क्लियरली, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स हैं शनिवार को, उससे पहले अब सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग सेशन रह गया बुधवार का, और जिस दिन एक्सपायरी भी है, और जिसके चलते हमने देखा कि शायद अब कुछ रिवर्सल्स के साइन, क्योंकि 17,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसके ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब हुआ। और बैंक निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं से लॉन्ग बिल्टअप आपको बड़े काउंटर्स में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ कुछ रिवर्सल के साइन भी एंटिसिपेट करने चाहिए। गेनर्स में आपको एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन काउंटर्स में एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। महिंद्रा फाइनेंस, इसमें आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिली। उसके अलावा मारुति आपका एक गेनर रहा। एफएनओ स्पेस में भी आप बात करें तो टॉप जो काउंटर था वो मिड कैप बैंकिंग ही था, तो बैंकिंग ने क्लियरली आज अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किया, बाजार को सहारा देने की कोशिश की। हालांकि एचडीएफसी ट्विन से किसी तरह का सहारा नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट स्पेस बैंक्स ने आज बाजार को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी। और लगातार जो आज क्लियरली रहे वो आईटी स्पेस रहा, मेटल पैक रहा, ऑयल एंड गैस रहा, वहाँ से आपको थोड़े प्रेशर बाजार में दिखा। एक टाइट रेंज में कारोबार रहा और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज देखने को मिला मार्केट्स में। चलिए, तो ये तो आपने बाजार का आज का पूरा राउंड अप समझा है, लेकिन आस्था और देवांग, आपसे हम बाजार की चाल पर विस्तार से बात करें उससे पहले बताते हैं कि किस तरह से आईआईपी के आंकड़े आए हैं और किस तरह से सीपीआई का आंकड़ा आया है, ये हम पेश करते हैं। यहाँ पर लगता है महंगाई अभी बेलगाम ही रहेगी और आज मार्च सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, जिसके मुताबिक मार्च में रिटेल महंगाई अगर हम देखें तो लगभग 6.95% पर पहुंच चुकी है, जो कि इसके पहले महीने 6.07% पर थी। लगातार तीसरी बार हम देख रहे हैं कि रिटेल महंगाई में रिजर्व बैंक की खींची लाइन को क्रॉस कर दिया है। रिजर्व बैंक ने 6% पर महंगाई की लक्ष्मण रेखा यहां पर खींची है, लेकिन अब ये 7% के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि रिजर्व बैंक अपनी बीती पॉलिसी में बढ़ती महंगाई की आशंका जता चुका है। इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर देखा गया है। वहीं अगर हम देखें, खाद्य महंगाई दर 5.85% से बढ़कर 7.68% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही जो आईआईपी डेटा आया है वो भी आपको बता देते हैं। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ में हमने -3.2 से बढ़कर ये आंकड़ा 1.7% पर आता हुआ दिखाई दिया है। फरवरी में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ देखें तो -4.4% से बढ़कर ये 4.5% पर आंकड़ा आया है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ 0.1% से बढ़कर 4.5% पर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने देखा कि -3.4% से बढ़कर 0.8%।
पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फरवरी में इंटरमीडिएट गुड्स ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, -5.3 से बढ़कर 4.3% पर ये आ गई है। कैपिटल गुड्स की ग्रोथ में भी यहाँ पर हमने पॉजिटिव टेरिटरी में आंकड़ा आता हुआ देखा है, -4.2% से बढ़कर 1.1% पर। तो चलिए IIP के आंकड़े और CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े, आस्था आपके पास आऊंगी सबसे पहले। ओवरऑल तस्वीर कितनी चिंताजनक, कितनी बेहतर? गुड इवनिंग कविता। देखिए, अगर सबसे पहले यहाँ पे सीपीआई का डेटा देखा जाए, जो इन्फ्लेशन का डेटा है, तो उसमें तो मेरे को लगता है कि थोड़ी-सी यहाँ पे चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा हाई आया है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 6.25 6.35 के आसपास की थी, जबकि हमने यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन को 6.95 दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 7% तक छूते हुए देखा है। और इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो फूड इंडेक्स का है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और खाने-पीने की चीज़ों में ये इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो डेफ़िनेटली ये आरबीआई के मैंडेट से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हायर आया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो असर है वो आने वाली जो आरबीआई की मीट होगी, उसमें हमें देखने को मिलेगा रेट्स को लेके। अब अगर मैं आईआईपी की बात करूँ, तो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर यहाँ पे जो डेटा आया है, ये यहाँ पे थोड़ा-सा बेटर है, क्योंकि ये 1.7% है मार्च का, जो कि शायद 1.5% था फरवरी, तो उससे थोड़ा-सा इंच अप होता हुआ आया है। लेकिन वहाँ पे भी बढ़िया परफ़ॉर्म करते हुए 3 सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरे हिसाब से मोटा-मोटी सीपीआई इन्फ्लेशन यहाँ पे ठीक-ठाक है, लेकिन जब तक आईआईपी की तस्वीर यहाँ पे सुधरती नहीं, एक रेट्स को लेके मार्केट में चिंता यहाँ पे बरकरार रहेगी और आज हमने देखा भी है कविता, जिस तरह से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से मार्केट्स अभी भी वोलेटाइल रहेंगे, क्योंकि सीपीआई के फ्रंट पे डेटा यहाँ पे मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। तक कितना डाउनसाइड आप और देख रही हैं? 17,500 के नीचे तो क्लोजिंग हुई है। अब इसके अलावा आपको क्या लगता है, अगला डाउनसाइड अगर गहराती है गिरावट, तो कितना जाएगा? देखिए कविता, थोड़ा-सा क्योंकि डेरिवेटिव डेटा को भी मैं यहाँ पे ट्रैक करती हूँ, मेरे हिसाब से अभी के लिए, क्योंकि ये वाला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है, एक छोटा हफ्ता है, कल-कल का ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो 17,400 17,350 तक का एक इम्पोर्टेंट लेवल बनता है, तो वहाँ तक एक अच्छा सपोर्ट है। तो बहुत बड़ा डाउनफॉल तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी अगर ये वीकनेस रही और हम अगर 17,400 के नीचे फिसले, तो 350 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हम्म। देवांग क्या कहेंगे, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, देखिए हमने दिन के दौरान लगभग 450 पॉइंट की रिकवरी देखी और डेज लो से, लेकिन उसके बावजूद भी 37,750 पे क्लोजिंग हुई है। क्या आपको टेक्निकल चार्ट्स पे लेवल्स अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए? बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्लियरली दिख रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो अभी भी हमें लग रहा है कि वॉलेटिलिटी इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी में भी 37,400 का इमीडिएट सपोर्ट है। तो यहाँ से लग रहा है कि एक रिकवरी देखी जा सकती है, 38,200 38,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। आस्था, यहाँ पर मेटल्स को लेकर थोड़ी सी चिंता है। देखिए यहाँ पे लगभग 2.5% की कमजोरी है और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हिंडाल्को जैसे स्टॉक जहाँ पे 5% से ज़्यादा की कमजोरी भी आते हुए दिखाई दी है। किस तरह की तस्वीर डिमांड सिनेरियो में उभरती हुई दिखाई दे रही है मेटल सेक्टर में? देखिए, लॉन्ग टर्म डिमांड सिनेरियो तो यहाँ पे इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि एल्यूमीनियम की प्राइसेस में हम यहाँ पे करेक्शन देख रहे हैं, एलएमई के ऊपर भी, तो मेरे हिसाब से उसका असर हमें हिंडाल्को की प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, जिसमें कि हम एल्यूमीनियम, लेड, जिंक, निकल को लेते हैं, वहां पे थोड़ी सी एक नरमाहट आ सकती है। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि वेदांता जैसा काउंटर यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, यानी कि फेरस मेटल और स्टील। बट मोटा-मोटी कहा जाए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा-सा नॉन फेरस मेटल यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ हमें रुख बनाता हुआ नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। 2 कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरी दुनिया अभी मूव कर रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवीज की फॉर्मेशन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए एल्यूमीनियम काम में आता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर एनर्जी की भी हम बात करें, तो सोलर पैनल्स वगैरह में भी ये नॉन फेरस मेटल्स काफी ज्यादा काम में आते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इनका डिमांड इंटैक्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म में क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक कर गई थी, तो एक पुल बैक हम हायर लेवल से देख रहे हैं। पर और ज्यादा गिरावट आती है तो मैं यहाँ पे खरीदने के ही मौके मानूंगी, स्पेशली नॉन फेरस मेटल। देवांग, क्या काउंटर्स, अगर आप आस्था की बात से सहमत हैं तो?
मेटल में बात करें तो मेटल इंडेक्स हमने देखा है अभी भी, आज हमने इसमें करेक्शन देखा मेटल इंडेक्स में भी, बट यस डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन दिख सकता है। ओवरऑल अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की तो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो मेटल के चार्ट अभी, मेटल इंडेक्स के चार्ट अभी भी इतने वीक नहीं है, तो यहाँ से अगर रिवर्सल देखने मिलता है तो यहाँ पे टाटा स्टील है, जो हमें लगता है कि ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 1280 का एक सपोर्ट जोन है, तो बाय ऑन डिप पे करना चाहिए, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1280 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर की तरफ 1350 1370 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं टाटा स्टील में। चलिए, तो अगर आप मेटल्स में कुछ प्ले करना चाहते हैं, टाटा स्टील देवांग रेकमेंड कर रहे हैं। देवांग और आस्था, हम चैनल पर महंगाई को मात देने वाला और मुनाफा कमाने वाला एक थीम चला रहे हैं, जहां पर आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हो या स्टॉक्स हो, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो महंगाई प्रूफ हो सकते हैं, हम लगभग सभी जानकारों से पूछ रहे हैं। आप दोनों से भी मुझे जानना है कि इस बढ़ती महंगाई में अगर इस वक्त कोई निवेश करना चाहे और महंगाई को मात देने वाला अगर रिटर्न चाहे तो वो कौन सा होगा। शुरुआत आपसे करूंगी आस्था, किस सेक्टर पर आपको लगता है कि महंगाई का इम्पैक्ट अगर पड़े तो उल्टा होगा, मुनाफा होगा, आपकी जेब में पैसे और आएंगे? देखिए महंगाई अगर यहाँ पे बढ़ती है तो मेरे हिसाब से सेक्टर वाइज तो एक जो सेक्टर मुझे लगता है ऑल्दो महंगाई से इतना रिलेटेड नहीं है बट बिल्कुल महंगाई से एक दूरी बनाया हुआ सेक्टर है, वो है डिफेंस सेक्टर। बिल्कुल ये थोड़ा मैं अलग सेक्टर यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है महंगाई यहाँ कितनी भी बढ़े ये सेक्टर अछूता रहेगा, क्योंकि अभी भारत सरकार का पूरा फोकस है डिफेंस के ऊपर। और जिस तरह से यहाँ पे घरेलू डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कंटिन्यूअसली ऑर्डर मिल रहे हैं, और कविता इनफैक्ट आप भी देखिए जो हम लास्ट कुछ दिनों में एक प्राइजेस में हम एक्शन देख रहे हैं, तो पूरा डिफेंस काउंटर चाहे से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, जितने भी डिफेंस के ये पारस डिफेंस सारे ये स्टॉक्स में तेजी आई है। तो महंगाई से तो ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि महंगाई अगर बढ़ती है घटती है उससे इस सेक्टर को कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी ही चाल पकड़ने वाला है। तो मैं इस सेक्टर पे काफी ज्यादा बुलिश हूँ। इनफैक्ट आज जो मेरी टॉपिक है वो भी डेटा पैटर्न्स है, जो कि एक डिफेंस स्पेस की ही कंपनी है। तो मुझे अभी भी ये सेक्टर ज्यादा पसंद आता है। चलिए, आगे चलकर आपको डेटा पैटर्न्स किस हिसाब से आस्था बता रही हैं कि वीआईपी शेयर है, जानकारी देंगे। लेकिन देवांग आप बताएं, महंगाई प्रूफ या महंगाई में आपको मोटा रिटर्न देने वाला कौन सा स्टॉक या सेक्टर जो आपके रडार पर रहेगा, आप रेकमेंड करेंगे? यहाँ पे हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बैंकिंग उसमें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर काफी एक स्ट्रांग मोमेंटम देखा गया है प्राइवेट बैंकिंग में, और आज भी हमने देखा है कि बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 777 का, टारगेट है 822। और राइट, और बात यहाँ पर महंगाई की चली रही है तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत जैन का कहना है कि भारत में ग्रोथ आउटलुक काफी पॉजिटिव है, इकोनॉमी के कोर सेक्टर में किसी तरह के रेगुलेटरी चैलेंजेस नहीं है, इसीलिए इक्विटी इन्वेस्टर को महंगाई से डरने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनीज की जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ती है, तो कंपनीज के रुपए में उतनी ही ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इक्विटीज इन्वेस्टर को मेरे ख्याल से एक थोड़ा हाई इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए। ऑफ कोर्स हाई इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है और उसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव वैल्यूएशंस पे पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में इंडिया जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटीज का जो मेन रिटर्न आता है लंबे समय में वो ग्रोथ से है, और वैल्यूएशन में थोड़े चेंज से उसका असर काफी कम है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा लो ग्रोथ, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए। अब जो सभी हमारे इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स हैं उसमें किसी तरह का कोई रेगुलेटरी चैलेंज नहीं है। कंपनीज की बैलेंस शीट, बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, और इंफ्रा केपेक्स काफी बढ़ रहा है। आपको लगता है कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो भी समय के साथ साथ बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो कि एक सेकुलर ग्रोथ इकोनॉमी है, तो हमें लगता है कि इसमें आने वाले वर्षों में एक अच्छी हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं।
चलिए, तो बाजार के दिग्गजों का ये आउटलुक है बढ़ती हुई महंगाई पर, लेकिन रुक करेंगे अब आने वाले बड़े नतीजों की ओर। अब दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कहता है, विश्लेषण क्या कहता है, सहयोगी शरद दुबे रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इन्फोसिस के आंकड़े के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल सकते हैं। और आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग 2.6% का तिमाही दर तिमाही का ग्रोथ का अनुमान है। एबिट के आंकड़े जो है लगभग सपाट आने वाले हैं। पैट में भी अनुमान है कि सपाट रहेंगे। हालांकि मार्जिन से एक पोर्शन है जहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगा, यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिलेगा। लगभग आप देख सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 23.9% आएगा, आई मीन 22.9%। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 3% का अनुमान है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिलेगी सारे वर्टिकल्स में। और जो मार्जिन्स में प्रेशर है, ऑफकोर्स सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण देखने मिलेगा। पर डील साइज़ में जो है आप देख सकते हैं जो बड़े डील्स हैं वहाँ पे म्यूटेड ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। और बड़े जो डील साइज़ का अनुमान है वो लगभग 2.5 से लेकर $3 बिलियन का रहेगा। पर आगे जाते हुए जो ट्रिगर्स देखने वाले होंगे वो सबसे पहला रहेगा एट्रिशन ट्रेंड्स कैसा है, मार्जिन्स की कैसी परफॉर्मेंस हो रही है और प्राइसिंग क्या रहेगा। जो इन्फ्लेशन आई है तो क्या ये पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को, और आखिर में वित्तीय साल 2023 का क्या आउटलुक रहेगा, तो इस पे फोकस रहने वाला है। और आखिर में मैं गाइडेंस के बारे में बोलूँगा। जो पूरा FY23 का गाइडेंस जो है कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि दे, और यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान है एनालिस्ट लगा रहे 12 से 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी। और जो मार्जिन गाइडेंस है वो यहाँ पे 21 से लेके 23% का बैंड पर एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्फोसिस के जो मिले जुले नतीजे आने की एक्सपेक्टेशंस है। चलिए आस्था, बताइए आपका अनुमान क्या कहता है इन्फोसिस के नतीजों पर। अनुमान ये कहता है कि तकरीबन 3% की ग्रोथ हो सकता है टॉप लाइन में यहाँ पे रजिस्टर करें, क्योंकि 2-3 वर्टिकल्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिनपे फाइनेंशियल वर्टिकल भी एक है। तो मेरे हिसाब से वहां से बढ़िया ग्रोथ आएगी, रिटेल वर्टिकल से अच्छी ग्रोथ आएगी। लेकिन प्रॉब्लम आएगी मार्जिन में, स्पेशली EBIT मार्जिन में, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है तो वो भी अकाउंट फॉर होगी। वहां पे थोड़ा सा हम कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 30-40 बेसिस पॉइंट का। लेकिन प्रॉफिट में मैं भी मान के चल रही हूँ कि लगभग 2% की ग्रोथ क्वार्टर हमें देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेटली मैनेजमेंट की गाइडेंस रहेगी, तो उस पे एक पूरी नजर है। आगे चलते हुए इन्होंने एक डेमलर डील भी करी है, तो उस पे भी मैनेजमेंट आगे किस तरह का यहाँ पे अपना विचार पेश करता है वो भी देखने लायक रहेगा। सो मोटा मोटी मेरे हिसाब से यहाँ पे नतीजों में हमें 3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब करना क्या है स्टॉक में मुझे लगता है अभी गिरावट आ रही है, लेकिन अगर नतीजे अनुमान से बेहतर आए तो 1700 से 1650 की बढ़िया रेंज है, जहाँ पे कि स्टॉक को वापस से बाइंग के लिए एक बार देखा जाना चाहिए। क्या कहते हैं आपके टेक्निकल चार्ट्स। इन्फोसिस की बात करें तो ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें, नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहे तो 1710 1705 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें 1780 एक रेजिस्टेंस जोन है इन्फोसिस के लिए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड भी आ गया है ऑलमोस्ट। आस्था और देवांग, आप दोनों की लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग होगी क्या। आस्था। जी कविता, लॉन्ग वीकेंड है, अभी तक तो प्लानिंग की नहीं है, बट मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर निकल के आएगा, बिकॉज डेफिनेटली वीकेंड काफी लॉन्ग है, गर्मी भी बहुत है पुणे और बॉम्बे में। सो डेफिनेटली कहीं बाहर जाने का यहाँ पे रहेगा आइडिया, बट देखते हैं कैसे पैन आउट होगा। स्टिल नाउ अभी तक कुछ नहीं किया। देवांग, आप टेक्निकल चार्ट्स को छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे लॉन्ग वीकेंड के लिए। राइट नो एज सच कोई प्लान नहीं है, बट डेफिनेटली लॉन्ग वीकेंड है तो प्लान होगा ही। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रैवल इंडस्ट्री की मौज हो रही है, तो यहाँ पर क्या कुछ कमाई के मौके हैं या जितना कमाई कर चुके हैं उसको अब मुनाफे में तब्दील करके निकल जाना चाहिए। आस्था। मेरे हिसाब से तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे लंबा रहेगा, तो अभी मुनाफे में, इनफैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे तो होटल सेक्टर में बहुत बढ़िया तेजी लग रही है, और डिप्स आते हैं तो मैं तो उस सेक्टर में अभी भी ये बोलूंगी कि कमाई करके पूरा ना निकले, थोड़ा बहुत अगर पोजीशन है तो उनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि और ज्यादा तेजी हमें इस काउंट पे देखने को मिल सकती है। देवांग, आप क्या कहेंगे। ओवरऑल बात करें अगर तो इंडियन होटल्स है जिसमें
जी बोलिए। इंडियन होटल से जो हमें लगता है कि काफी अच्छा एक हमने देखा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे और भी अपसाइड इंटेक्ट लग रहा है स्टॉक में। यहाँ पे सपोर्ट जोन है 240 का, ये स्टॉप लॉस स्टॉक पे बने रहे। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स है 260 264 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इंडियन होटल्स में। चलिए, तो यहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर आपको कहीं दाव लगाना है तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है, लेकिन अब सीधा रुख करेंगे वीआईपी शेयरों की ओर। आस्था, क्या है आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक? जी बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर बढ़िया लगता है। तो डेटा पैटर्न्स, इसका आईपीओ आया था अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर ही। तो ये कंपनी मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। आईपीओ के वक्त भी हम काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, तो इस काउंटर पे मैं अभी भी दाव लगाने की यहाँ पे सलाह दूंगी। मेरे हिसाब से पोजिशनल कॉल के तौर पे इसको लिया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो हमें पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो समय सीमा रह सकती है 10-15 दिन की रह सकती है, उसमें 1005 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो डेटा पैटर्न्स खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। देवांग, आपकी पिक्स क्या होंगी? यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया, बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक है। हम ओवरऑल देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बैंकिंग इंडेक्स का, तो एक्सिस बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं 777 का, टारगेट है 822। मेरा सेकंड स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओवरऑल हम महिंद्रा के चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर है। ओवरऑल सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम किया है, तो यहाँ पर लग रहा है कि और भी अपसाइड इंटैक्ट है। 813 का स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, टारगेट है 885 का। चलिए, तो ये थी हमारे दोनों ही जानकारों की वीआईपी पिक्स, जहां पर आपको मुनाफे का सौदा करने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था आपका, देवांग आपका, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया। और इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।